नमस्कार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सीमांचल के सबसे महत्वपूर्ण इलाके में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। किशनगंज की जनता है, जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए आप। एक जमाने में कृष्णकुंज के नाम से ये पूरा का पूरा हिस्सा जाना जाता था। आपको ये भी बताती चले, जब अज्ञातवास पांडवों का चल रहा था उस समय अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय उन लोगों ने यहीं पर गुजारे थे। लेकिन राजनीतिक इतिहास की अगर बात करें तो अब तक कांग्रेस पार्टी का यहां पर दबदबा रहा है। लेकिन 2019 के बाद एआईएम ने अपनी धमक दिखाकर यहां पर एक तरफ महागठबंधन के लिए चुनौती पेश कर दी है, तो वहीं बीजेपी के लिए भी सवाल खड़ा कर दिया है कि यहां पर उसका खाता क्यों नहीं खुलता। पिछले 50 सालों में लोकसभा के राजनीतिक इतिहास को अगर टटोल कर देखें तो यहां पर लगभग कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा है। 1999 में सैयद शहनवाज हुसैन ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जीते, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी बने थे। लेकिन उसके बाद बीजेपी का खाता यहां पर नहीं खुला। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें, कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं, 2 पर महागठबंधन का कब्जा है, 2 पर एआईएमआईएम का कब्जा है। लेकिन इस बार 2025 की बाजी किसके हाथ लगेगी? 68% मुस्लिम बहुल ये पूरा का पूरा हिस्सा। समय समय पर किशनगंज को लेकर तमाम तरह के सवाल आपने देखा होगा नेताओं की ओर से खड़े किए जाते हैं। लेकिन इस हिस्से का असल मुद्दा क्या है? हम पूर्णिया से जब किशनगंज आ रहे तो रास्ते में आपको बताती चले पश्चिम बंगाल का भी एक हिस्सा पड़ता है, जिससे गुजरकर आप किशनगंज पहुंचते हैं। नेपाल यहां से पास है, यहां से दिनाजपुर जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है वो बिल्कुल सटा हुआ है। लेकिन यहां के असल मुद्दे क्या हैं? एसआईआर को लेकर देश भर में जो बवाल हमने देखा था, क्या एसआईआर के मुद्दे पर भी यहां पर पड़ेंगे वोट? किसको मिलेंगे वोट, किसको पड़ेगी चोट? कई ऐसे सवाल है जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने जा रहे हैं। इसके पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करवाऊं, यहाँ की जनता से जल्दी से कुछ सवाल ले लेते हैं। जिन लोगों को सवाल पूछना है हाथ उठाइएगा। किन लोगों के सवाल है? खड़े हो जाइए। क्या सवाल है? पूछिए। मेरा सवाल कांग्रेस से है। कांग्रेस हमेशा यहाँ पे राज की है, कंटिन्यूसली 70 ईयर्स में लगभग 65 ईयर्स उन्होंने राज किया है। लास्ट टाइम में हम लोग का इजहारुल हुसैन कैंडिडेट थे, उसको फिर अभी रिसेंटली टिकट नहीं मिला है। इसका मतलब मैं क्या समझूं? 5 साल कोई राबड़ी खाएगा, उसके बाद 5 साल फिर किसी और को मौका मिलेगा। मतलब कैंडिडेट चेंज कर दिया, इसलिए आपका सवाल है। और किसका सवाल है? बाकी लोग खाली मोबाइल फोन में वीडियो बनाने आए हैं। किशनगंज के लोग कोई सवाल ही नहीं पूछेंगे। पूछिए। मेरा सवाल आपसे ही है। थोड़े जोश में रहें, थोड़े जोश में रहें, सवाल पूछें। बताइए क्या है मुद्दा? मेरा सवाल आपसे है, आपका जो होर्डिंग है उस तरफ कैमरा किया जाए। यहाँ एमआईएम सीमांचल में और बिहार में एक बड़ी पार्टी है, उनको आपके होर्डिंग में मुख्यमंत्री के चेहरे पे जगह क्यों नहीं मिला? हमें कौन है मुख्यमंत्री का चेहरा एमआईएम का? हम अख्तरुल ईमान को मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं। ये आप मानते हैं ना? अगर आपके मुखिया कह देते कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, वहां पर आपने चिराग पासवान को जगह दिया। आपने अच्छा भैया ये बताओ, कितनी सीटों पर लड़े? सीटों पर न ले। 28 सीटों पर लड़कर कैसे बनाएंगे सरकार? हमारे गठबंधन है, 60 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग। 60 सीट भी अगर पूरी की पूरी जीत गई फिर भी कैसे बनेगी सरकार? क्यों नहीं बना सकते? कैसे बनेगी? क्यों नहीं? हमारी जरूरत पड़ेगी। कैसे? अब फिर वही बात, जरूरत पड़ेगी। जिसको जरूरत पड़ेगी अपना मुख्यमंत्री बनाएगा कि आपको मुख्यमंत्री बनाएगा? मैं ये बात कर रहा हूँ कि एमआईएम तो यहाँ 5 सीट लेके आता। प्रशांत किशोर का कई विधायक है जो आप उनको चेहरा दिए हैं, बताइए। क्योंकि वो 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उनका चेहरा लगाया गया है। जो और ये क्या नाम? लेकिन इनकी बात वाजिब है, मैं समझती हूँ। बेटा कई सीट दी है आप? चिराग पासवान भी सपना तो देख ही रहे हैं ना। नीतीश कुमार अगर सीएम नहीं बनेंगे तो फिर चिराग पासवान की वो तो गठबंधन नहीं, मुझे तो यही। अच्छा, किसका चेहरा लगाना है? असदुद्दीन ओवैसी का लगाना है? किसका लगाना है? अख्तरुल ईमान का लगेगा। ठीक है, चलिए आगे से इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और किसका मुद्दा है बताइए? पीछे से इधर आइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। बोलिए। आप भी इधर आइए, इधर आइए, आप भी खड़े हो जाइए। क्या है मुद्दा आपका? बताइए। मैं बोलता हूँ यहाँ किशनगंज में हमेशा कांग्रेस को जिताया जाता है, और जब भी टाइम आता है तो सिर्फ कह देता है कि बीजेपी जीत जाएगी इसलिए वोट कर दो। मुद्दा कोई नहीं देखता, इसलिए हम लोग एमआईएम की तरफ जा रहे हैं पूरा फुल बहुमत से इस बार। एमआईएम की ओर जा रहे हैं। बताइए आपका क्या है मुद्दा? सबसे पहले चित्रा त्रिपाठी मैम, आपको अभिनंदन करता हूं। कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, और पूरे एबीपी न्यूज की टीम का यहाँ अभिनंदन कम नहीं। बहुत खूब, बहुत शानदार। मेरा सबसे बड़ा सवाल राष्ट्रीय जनता दल जो महागठबंधन का एक अभिन्न पार्टी है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आज आपने 1990 से लेकर 2005 तक राज्य किया, उसके बाद भी आप यादव प्रेम से नहीं निकल रहे हैं। 101 सीट आपको मिला, जिसमें सिर्फ आपने 53 यादवों को टिकट दिया। क्या बिहार में और कोई दूसरी जातियां नहीं है? अल्पसंख्यक की बात करते हैं आप। रामविलास पासवान जी ने आपको मौका दिया था 2005 में कि भाई आप अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बनाइए, मैं आपके साथ हूं।
लेकिन आपको तो परिवारवाद चाहिए भाई। अभी तो सबको ही देखिए, उधर भी महागठबंधन में भी देखा जाए उनको वीआईपी वाले को उप मुख्यमंत्री की बात कह दी गई है, लेकिन किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, इसका ऐलान नहीं किया। इस वजह से सवाल कहाँ है? सवाल आइए 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 पूछिए। मेरा सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी के मैं लोगों से यहाँ के जन्म मुद्दे पर बात करना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में 11 साल से है। उन्होंने कहा सबका साथ और सबका विकास। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, यहीं किशनगंज के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ज़मीन है, पर 11 साल से आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को फंड देने का काम नहीं किए। क्या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मुसलमान का यूनिवर्सिटी नहीं है? उसमें सारे वर्ग के लोग पढ़ते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। आपके सांसद साहब ने जाकर लोकसभा में बोला था कि फंड दीजिए। बिल्कुल बोला था उन्होंने। बिल्कुल उन्हें बोला। तो इनकी नीति सही नहीं है ना, इनकी नीयत सही नहीं है। यूनिवर्सिटी नहीं खोला, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अब सीधे मंच पर चलते हैं और यूनिवर्सिटी को फंड क्यों नहीं दिया जा रहा है, कई ऐसे सवाल है जिसको लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान सब लोग आ चुके हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बीजेपी की ओर से प्रवक्ता सुशांत गोप जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता शमशीर अहमद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जेडीयू के नेता इंद्रदेव पासवान जी मौजूद हैं। आरजेडी की ओर से नेता रेहान अहमद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हबीबुर रहमान आप नेता एलजेपीआर के मौजूद हैं और नसीम अख्तर साहब आप नेता एआईएमआईएम के हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी, मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर? किशनगंज आते आते सारा इतना जो आंधी चलती है, बयार बहती है, सब कुछ कहा जाता है कि देखिए प्रचंड लहर है, डबल इंजन की सरकार है। यहाँ आते आते आप लोगों की एनडीए की गाड़ी की रफ्तार इतनी थम क्यों जाती है? सबसे पहले तो सीमांचल क्षेत्र और पूर्वोत्तर के द्वार किशनगंज जिले में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और जहाँ तक एनडीए की हवा की बयार आप बोलते हैं, तो पहले एक भाई के सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ, फिर अपने विषय पे आऊँगा। भाई साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात उठाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ यहाँ के 70 वर्षों 75 वर्षों के इतिहास में केवल महागठबंधन के लोगों ने शासन किया है, सरकार में रहा है, या फिर सरकार के बाद भी जनप्रतिनिधि के नाते यहाँ पे रहा है। क्या किशनगंज में किसी महाविद्यालय में किसी विधायक सांसदों ने किसी भी तरह का फंड देने का काम किया है? केवल एएमयू बनेगा तो ही शिक्षा होगा? क्या मारवाड़ी कॉलेज, महिला कॉलेज और अन्य कॉलेजों का प्रतिष्ठानों में कोई इन्वेस्टमेंट किया है या छात्रों के लिए कोई व्यवस्था दिया है? अगर नहीं दिया है तो केवल एएमयू आने से छात्र शक्तिशाली हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, हम ये नहीं मानते हैं। अरे तो एएमयू को भी अगर फंड दे देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? जो लोग उसमें पढ़ना चाहते हैं जाके पढ़ाई कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है। संसद में मैंने देखा है गठबंधन के कई लोग, कांग्रेस के कई सांसद रहे हैं, लेकिन हमारे माननीय जावेद साहब केवल अकेले तख्ती लगाकर गांधी जी के सामने खड़े रहते हैं। आज तक उन्होंने अपने गठबंधन के 10 साथियों को साथ में नहीं रखा, तो किस तरह वो अपनी सदन में बात को रखेंगे? अब एकजुटता अगर नहीं रहेगी गठबंधन के साथियों के साथ, तो फिर कांग्रेस पार्टी क्या? आप बताइए, इतना गढ़ रहा है किशनगंज कांग्रेस पार्टी का, क्या किया है आप लोगों ने किशनगंज के लिए कि फिर से दोबारा से आप वोट मांग रहे हैं? सबसे पहले आपके एबीपी न्यूज़ के चैनल के सभी दर्शकों को मेरा आदाब और सलाम। और मैं एक अशार के ज़रिए अपनी बात को रखूँगा कि जब भी ज़मीर व ज़र्फ़ का सौदा हो दोस्तों, जब भी ज़मीर व ज़र्फ़ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। मेरे दोस्तों ने कहा कि सांसद महोदय सिर्फ अकेले खड़े होते हैं। मैं इनकी जानकारी को दुरुस्त करते हुए बोलता हूँ कि 42 सांसदों का लेटर हमारे एमपी साहब ने लिख करके उनको दिया एमयू फंड के लिए, शिक्षा मंत्री को, लेकिन अब तक एएमयू पे एनजीटी का रोक लगाकर इसको रोका गया और इसको फंड रिलीज नहीं किया गया। दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, ये सबका साथ सबका विकास कहते हैं, लेकिन इनके जो गठबंधन है इन्होंने सिर्फ 4 मुसलमानों को टिकट दिया, 243 में सिर्फ 4। यही क्या सबका साथ? गठबंधन ने नहीं, जेडीयू ने खाली 4 मुसलमानों को दिया है। सिर्फ 4 सीट इनके पूरे गठबंधन ने, जेडीयू और भाजपा मिला के, एलजेपी मिला। भाजपा ने तो किसी को दिया ही नहीं है ना, देते हैं ये लोग, पता नहीं लोग की क्या दुश्मनी है। फिर किस बात का सबका साथ और सबका विकास? मैं ये सवाल इन पर छोड़ता हूं और इनका जवाब मैं इनसे चाहता हूं। ठीक है, सवाल का जवाब मैं ले लूंगी। अब मैं आ जाती हूं जेडीयू के पास। ये बताइए, वो बार बार फंड की बात कर रहे हैं कि शिक्षा को लेकर फंड की जरूरत है, जो जेन्युइन भी है, खुद मुख्यमंत्री इसका जिक्र करते हैं, तो वो फंड क्यों नहीं पास करा दिया जाता? और आप लोगों ने क्या किया है किशनगंज के लिए? 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं कि एक बार फिर से जनता यहाँ पर जेडीयू गठबंधन पर भरोसा करे। आज़ादी के 78 सालों में से अगर 20 साल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के कार्यकाल को निकाल दिया जाए, तो जो महागठबंधन के दावेदार हैं वो अपनी कोई उपलब्धि बता दे।
कोई उपलब्धि नहीं बता सकते हैं। आज़ादी में 20 साल, 78 साल में अगर 20 साल हम घटा दें, जो सड़कें देख रही जिससे चल के मैम आप किशनगंज तक पहुंची है, जो रोशनी देख रहे हैं, ये नीतीश सरकार का देन है। जो इंसाफ बिहार में मिलता है, विकास के साथ इंसाफ, ये नीतीश कुमार की वजह से मिलता है। और कोई मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई नहीं कह सकता है जब 20 साल में बिहार में कोई एक भी दंगा हुआ हो। और ठगबंधन की सरकार के समय 90 के दशक में हुए भागलपुर दंगे के कांड के दोषियों को बचाने के लिए ठगबंधन की सरकार ने उस केस का फाइल को बंद कर दिया था। और नीतीश कुमार जी की जब सरकार आई तो भागलपुर दंगा कांड का फाइल खोल करके दोषियों को सजा दिलाने का काम किया। ये हमारी सरकार का उपलब्धि है, जो हम विकास के साथ इंसाफ की बात करते हैं और इंसाफ की काम करते हैं। अब ये किशनगंज की जनता वोट क्यों नहीं करती है आपके गठबंधन की? निश्चित रूप से आपकी जगह देखिए, उसने MIM को अपना ऑप्शन मान लिया है। देखिए, वोट विभाजन और वोट करना दोनों डिफरेंट है। और हमारे कैंडिडेट को सभी जगह वोट मिलता है, लेकिन हमारा जो परसेंटेज है किशनगंज में, वो परसेंटेज का वोट हमको मिलता है। जरा मैं RJD लेकिन जो MIM के लोग कहते हैं, जो मुसलमानों का हितैषी और क़यादत की बात करते हैं, ये ठगबंधन की सरकार में न्योता देने के लिए ढोल बजा करके गए थे। चलिए अब मैं RJD से सवाल ले लेती हूँ। देखिए, MIM और माना जा रहा है महागठबंधन में यहाँ का मुख्य मुकाबला है, हालांकि बाकी पार्टियां भी पूरा जोर लगा रही हैं। सीमांचल के इलाके में असदुद्दीन ओवैसी एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जिसमें तेजस्वी यादव ने एक बार इंटरव्यू में उनको एक्सट्रीमिस्ट कह दिया। आज वो उनको चुनौती दे रहे हैं कि इसकी अंग्रेजी लिख कर दिखा दें। वो उनका मजाक उड़ाने के अंदाज में तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं। अब आप लोग बताइए, RJD गठबंधन ने यहाँ के लिए क्या किया है कि जनता यहाँ की आपको वोट करे? सबसे पहले तो आपको नमस्कार और किशनगंज की धरती पे आपका स्वागत है। हमारे जदयू के साथी और भाजपा के साथी अभी बताने का काम कर रहे थे कि दंगा 20 साल में हुआ नहीं हुआ। जब दंगाई खुद सरकार में बैठ जाएंगे तो दंगा कहाँ से होगा, पहली बात। और दूसरा बात आप समझिए कि जिस बिहार में आप हैं, ये भारत का इकलौता राज्य ऐसा है जहाँ 65% आबादी जो है वो 35 वर्ष से कम आयु के लोग की है। ठीक है, तो नौजवानों का प्रदेश है भाई। और नौजवान एक तरफ खड़ा है तेजस्वी यादव। 20 वर्षों से सत्ता में कौन बैठे हैं? नीतीश कुमार बैठे हैं। जवाब नीतीश कुमार से दिए बनता नहीं है। अब बात जो आती है किशनगंज के अंदर, ये जो दोहरा चरित्र है जनता दल यू का और भारतीय जनता पार्टी तो खुलेआम मुसलमान के खिलाफ बात करती है। इनके केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह हैं, किशनगंज की हृदय स्थलीय गांधी चौक पर आके बोलने का काम किया। कोई मुसलमान अगर कुछ गड़बड़ करे तो 10 थप्पड़ मारने का काम करो तुम। और अभी आपने थप्पड़ ऐसा बोला है कि मुसलमान अगर गड़बड़ करे थप्पड़ मारो। वीडियो अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो 10 थप्पड़ मारो। ऐसा मुसलमान थप्पड़ मारे कहा है? एकदम आप पूछ लीजिए। और एक चीज, अच्छा आप तो ऐसे एक वो शब्द मैं नहीं बोल पाऊंगी जो उन्होंने कहा है, मतलब मुस्लिम लोगों से बातचीत करते हुए। लेकिन आपने अगर ये कहा, ये तो बहुत बड़ी खबर है अगर आप कह रहे हैं कि वो मुसलमानों का नाम लेकर। फुटेज दूंगा और यहाँ भाजपा के साथी ये खंडन करवा लीजिएगा। और अभी बेगूसराय के अंदर आप वीडियो नहीं देखे, मुसलमानों को टिक पकड़ के निकालेंगे तो मुसलमान टिक रखता है? ठीक, मुसलमान नहीं रखता है। आप बात कीजिए शिक्षा की, आप बात कीजिए स्वास्थ्य की, रोजी रोजगार की बात कीजिए। पलायन किस तरह से हो रहा है बिहार के अंदर? प्रति वर्ष 2 करोड़, जो श्रम आयोग का जो डाटा है जो भारत सरकार देता है, 2 करोड़ 90 लाख से अधिक लोग पलायन कर जाते हैं। वो तो जंगल राज की याद दिलाते हैं कि सबसे ज्यादा पलायन आपके समय में हुआ था। डर के मारे लोगों ने बिहार छोड़ दिया। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया सवाल आप किए। हमारे भाजपा के मित्र और गठबंधन के साथी ताली भी बजा रहे हैं, तो ताली इस पे भी बजाने का काम कीजिए कि 20 वर्षों से नीतीश कुमार है सत्ता में। NCRB का डाटा मैडम आपसे छुपा हुआ नहीं है। 1 लाख से अधिक अगर किडनैपिंग हो जाता है, 65,000 से ज्यादा हत्याएं हो जाती है, 25,000 से ज्यादा रेप और बलात्कार हो जाता है इसी बिहार के अंदर, और 30,000 से ज्यादा चोरियां हो जाती है। और मैं होम गार्ड के बहाली में गई, मैं होम कांस्टेबल के साथ, वो बेहोश हो जाती है, उस महिला के साथ दुर्व्यवहार और बलात्कार होता है उसी एम्बुलेंस के अंदर। ये बिहार की बेटी, और ICU में बैठा पेशेंट का पैर चूहा खा जाता है। ये लचर व्यवस्था है। ये तो सही बात है। स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र, हाँ जल्दी से एक लाइन में बात आप समझिए। तेजस्वी जी जब 17 महीना उप मुख्यमंत्री रहने का काम हुआ, तो ये जब वो आपको स्वास्थ्य मंत्री थे,
तो 200 दवाइयाँ मुफ्त थी। जब तेजस्वी जी बने तो उसको बढ़ा करके 600 करने का काम किया। 5 लाख से अधिक नौकरी दे दिया। 3.5 लाख से अधिक नौकरी प्रक्रियाधीन करा दिया। 4.5 लाख नौकरी को नियोजित शिक्षक को परमानेंट कर दिया। ये किसने किया? IT पॉलिसी कौन लाया? टूरिज्म का पॉलिसी कौन लाया? स्पोर्ट्स पॉलिसी कौन लाया? ये बात करेंगे। बिहार के अंदर ये लूटने वाले लोग बैठे हैं। ओवैसी जी पर नहीं कुछ बोलेंगे, ये ओवैसी जी पर अभी बच रहे हैं। मैं आऊंगी, अब लंबा भाषण तो आरजेडी का कार्यक्रम हो जाएगा। जरा LJPR और ऑल इंडिया MIM को भी बोलने देते हैं। बताइए, उन्होंने इतने आरोप लगा दिए आपके ऊपर। देखिए, आपको तो स्वागत है किशनगंज में। मैं आपके माध्यम से पूरे किशनगंज वासियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि RJD वाले मुसलमानों का हितैषी ना बने, क्योंकि हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने 29 विधायक जीत करके आकर के समर्थन देने का काम किए और उन्होंने एक नारा लगाया कि मुसलमान मुख्यमंत्री बनाइए, आप ही का दल से किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाइए। उस वक्त आप नहीं बनाए, आप हितैषी बनना चाहते हैं। यहाँ क्यों मतलब कि NDA के मतलब कि डर दिखा करके लोगों को क्यों गुमराह करना चाहते हैं? यहाँ के लोग इस बार गंगा जमुनी तहजीब के आधार पर आपको पता चल जाएगा। 14 तारीख को चारों सीट NDA जीत करके और फुल बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। चारों की चारों सीट जीत जाएगी। चारों सीट पिछली बार जिन पर सुपड़ा साफ हो गया, चारों सीट ज्यादातर पर तो आप ही की पार्टी ने हराने का काम किया। आप इस बार देख लीजिएगा, चारों सीट यहाँ से जीत करके भारी बहुमत से NDA सरकार बनने जा रही है। फिर हमारे नेता नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री इनकी भी बारी हो जाए। देखिए, सीमांचल में तो ये आपके बराबरी पर खड़े हैं ना। अब ओवैसी जी की पार्टी को मैं इग्नोर नहीं कर सकती। इस इलाके में तो ये बराबरी पर खड़े हैं, 2 पर महागठबंधन, 2 पर ये। लेकिन असल मुद्दों की बजाय अगर ओवैसी जी ये कहेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट लिख कर दें, मैं चरमपंथी हूं, मैं टोपी लगाता हूं, बड़ा अच्छा, ये वो गिना रहे हैं। धार्मिक मुद्दे को लाकर क्या वो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करके यहाँ पर नहीं जीतना चाहते हैं? मुद्दों की बात क्यों नहीं करते असदुद्दीन ओवैसी? मैम, सबसे पहले मैं ABP न्यूज वाले को किशनगंज की धरती में स्वागत करता हूं तमाम जनता की तरफ से। दूसरी बात, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो चलते हैं एक शेर के साथ वो चलते हैं, मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। आज बैरिस्टर साहब की मेहनत। अरे आपका कारवां बीच में RJD के लोग तोड़ लेते हैं ना, आपके लिए तो अलग ही दिक्कत है। बताइए, 5-5 लोग जीतते हैं, 4 उधर चले जाते हैं। मैं वही बात आ रहा हूँ ना। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज 6 महीना से बिहार के सीमांचल पर कैंपिंग किए हुए हैं और अभी मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब लगातार 10 दिन से यहाँ हैं। 9 तारीख को ही वो यहाँ से जाएंगे और सीमांचल में जितने भी पूरे बिहार में हमारी पार्टी जो 38 सीट लड़ रहे हैं, उसके बाद घटक दल के हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी 25 सीट में लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की दुआ इस धरती में है और भीड़ ही बता रही है कि इस बार हम लोग कितनी सीट लाएंगे। अब RJD के मामले, लेकिन आप अकेले कहाँ? आपने बता दिया मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। शेर तो बड़ा अच्छा है, अकेले चलना कहाँ चाहते थे? इतनी बार लालू जी से बोले ले लो ले लो ले लो, जब दरवाजा बंद हो गया तब आप बैठ के यहाँ पर शेरो शायरी कर रहे हैं। इसलिए कि हम लोग हमेशा शुरू में आप देखे होंगे बैरिस्टर असदुद्दीन का कहीं भी पोस्टर पे जय मीम जय भीम का नारा है। चंद्रशेखर आजाद हमेशा दलित महादलित अकलियतों की बात करती है। चंद्रशेखर आजाद भाई का फोन आए, बैरिस्टर साहब ने उनके साथ गठबंधन किए, मजबूरी नहीं थी मेरी। हम लोगों ने चाहा कि हमारे साथ सिर्फ मुसलमान ही नहीं रहे बल्कि दलित महादलित के लोग भी रहे और बिहार में हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आपने एक सवाल किया कि आपके तो 4 भाग गए, कोई दिक्कत नहीं। 4 को RJD के जो हमारे जो बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव जी, उन्होंने करोड़ों पे डील करके खरीदे थे, लेकिन उन लोगों के टिकट काट दिए और अब हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, 4 विधायक उधर गए थे, 4 का टिकट कट गया। 3 काटे, 1 को दिए, शाहनवाज जी को जोकी से दिए और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब शेरे हिंदुस्तान है और शेरे बिहार अख्तर ईमान साहब का यह ऐलान है कि अब हमारी जो भागीदारी होगी, हम 18% वाले बिहार में हैं और 14% वाले मुख्यमंत्री बने और 2% वाले उप मुख्यमंत्री बने, तो हम लोग दरी नहीं बिछाएंगे। अब हम लोग को सरकार में भागीदारी। ये तो सही बात है, इस बार तो ऐलान करने का वक्त था। क्या दिक्कत है ये कह देने की कि किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? पहले सबसे और उनके विधायकों को क्यों लेकर गए ये बताइए? लड़ाते तो है नहीं उनकी पार्टी के लोगों को और फिर विधायक चोरी कर लेंगे, उनको दुख नहीं होगा? देखिए, मैं बिंदुवार जवाब दूंगा, बस संक्षेप में। एक तो हमारे साथी लोजपा आर के खड़े हैं, जो मोदी के हनुमान चिराग पासवान जी है, इनके मुंह से तो कतई शोभा नहीं देता है कि 2005 में मुसलमान मुख्यमंत्री के लिए रामविलास पासवान ने ऐसे किया था। और जो मुसलमान के लिए इतनी गंदी शब्दों का उच्चारण करते और प्रयोग करते और देश भर के अंदर नफरत और उन्माद फैलाते हैं, वैसे लोग के साथ गठबंधन में तो इनकी बात तो कथनी और करनी में
जमीन आसमान का अंतर है। आप ये बताइए कि बिहार के अंदर मक्का है, लीची है, मखाना है, आम है, ये मंत्री जी बताने का काम करे कि एक भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का काम किया बिहार के अंदर? एक भी नहीं लगाया। अब दूसरी बात, मैं आता हूँ एमआईएम के साथी पे, ये बताने का काम कर, वो कहने 18% वाला दरी ही थोड़ी ना बिछाता रहेगा। 18% वाला कभी ना दरी बिछाया था ना बिछाएगा इंशाअल्लाह। 18% वाला अपना हिस्सेदारी बहुत मजबूती से लेता है। आज अगर राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने 30 टिकट देने का काम किया है आपको गठबंधन के अंदर, तो आपकी हिस्सेदारी 15% होती है। वो मैं बताता हूँ कैसे। बिहार के अंदर 243 सीट है, 38 सीट रिजर्व है, दलित के लिए 2 सीट, आदिवासी के लिए, ठीक है 203 सीट आ जाता है। उसमें से महागठबंधन ने 30 सीट देने का काम किया। तो आपसे ज्यादा तो जनसुराज ने दिया है ना, 45 के आसपास या उससे भी। जन स्वराज तो डायरेक्ट क्लियर है कि वो किसका काम कर रहे हैं, वो क्या कमाने आए हैं, क्या कमाना था, वो सब क्लियर हो गया। वो क्या लंबी लंबी गप दिया। डिप्टी सीएम का मैंने सवाल क्या पूछा, अब वीआईपी वाले को बनाएंगे डिप्टी सीएम, आपके वहां से किसी का ऐलान क्यों नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ चीज रणनीति का हिस्सा होता है। चुनाव के वक्त, अभी चुनाव कंप्लीट नहीं हुआ है, और इंशाअल्लाह मुसलमान को भी डिप्टी सीएम मिलेगा। क्या नहीं डिप्टी सीएम बनेगा? मैं डिप्टी सीएम क्या मजबूर होना पड़ेगा? जब आप लोगों ने देखा होगा, आप ही इनके न्यूज से देखे थे, 4 एमएलए जिनका था तो उनके घुटन में टेक दिए थे तेजस्वी यादव जी। और मैं दूसरी बातें करना चाहता हूं, जब आपके नेता तेजस्वी यादव को यह सवाल किया गया था आई लव मोहम्मद पर कुछ भी बोलिए, उन्होंने क्या जवाब दिया था मीडिया में? उन्होंने कहा मुझे चुनाव से फुर्सत नहीं है। तो आप ये भी कर सकते हैं, संविधान सबको जाता है अपनी अपनी आई लव मोहम्मद पर, भगवान पर, जय श्री राम पर बोलने का। इनका जवाब क्यों आया था कि मैं चुनाव में व्यस्त हूँ? क्यों नहीं बोला आई लव मोहम्मद? अब नहीं, अब जरा जनता के बीच बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं, लोगों के बीच, और सब लोग सवाल पूछेंगे, जो पूछ चुका है वो नहीं। मैं बोलना चाहूंगा आरजेडी वालों से, जो बोल रहे मक्का फैक्ट्री और ये जो चल रहा है लीची का जो था, ये 2005 से पहले भी था, तो वो कहाँ लेके आए? फैक्ट्री कहाँ लगा दिए? और स्वास्थ्य व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं वो, तो स्वास्थ्य व्यवस्था 2005 से पहले मैडम, अगर छोटा सा भी यहाँ पे कुछ डिलीवरी या कोई भी करना पड़ता था, पश्चिम बंगाल हम लोग को जाना पड़ता था। अभी ऐसा हो गया है कि पश्चिम बंगाल का पेशेंट हम लोग के यहाँ पे आता है। किसने किया है काम? ये नीतीश कुमार ने किया और मोदी जी ने किया है ये काम। नीतीश कुमार और मोदी जी ने क्या? इधर वाले इधर खड़े हो जाइए, जो पूछ चुका है वो नहीं बताइए। मैडम तो सब चीज ठीक है, मगर अस्पताल बड़ा बड़ा बना दिए, मगर डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर नहीं है। तो इतना खुश होके क्यों बता रहे हो कि डॉक्टर नहीं है? ये तो दुख ही होने वाली बात। सारी हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना डॉक्टर है, ना स्कूल में सही टीचर है, बच्चा का कोई पढ़ाई सही से नहीं हो रहा है, ना कोई पेशेंट का डॉक्टर इलाज होता है किसी का। खिचड़ी में जो है ना मरा हुआ ये मिलता है आपको, जाकर के क्या बोलता है, चूहा मिलता है। यहाँ का ये वो सुविधा है। यहाँ पर इस तरह की सुविधा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आइए, बताइए क्या है मुद्दा, बताइए। सबसे पहले तो मैडम आप इतने दूर से चल के आए हैं, मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। हमारे जो स्वर्गीय केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी, उनके पुत्र चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा दिए, आज रामविलास जी उन्होंने कहा था, जिस समय में हमारे जिला अध्यक्ष ने कहे, मेरा नाम हुआ किशन बाबू पासवान, ठाकुरगंज, विधानसभा 53। सवाल क्या है आपका? सवाल ये है मैडम कि जो जंगल राज पहले था, उस जंगल राज में ना बिजली था, ना कोई रास्ता था, और आज देखिए सुशासन की सरकार में आज रास्ता आप आए होंगे मैडम, पटना से चल के आपको आने में कितना समय लगा होगा। आज वो देखे घर घर बिजली, वो बिजली नहीं जाता है। और चिराग पासवान जी आने वाला दिन बिहार का वो भविष्य है, और वो भविष्य रहेंगे। पहले अपना भविष्य तो सीमांचल में बना लें, फिर तो बिहार का भविष्य बनेंगे ना। बनाएंगे मैडम, बनाएंगे। बताइए क्या है मुद्दा? ठीक है, आप बैठ जाइए। कोशिश तो जारी है मैडम। मैं राजद का भाई से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने तो गिनती बताई कि इतना चोरी होता इस समय में, इतना बलात्कार होता। क्या 90 का दशक वो भूल गए क्या? उस समय तो गिनती का कोई सवाल ही नहीं था। क्या भूल गए वो शहाबुद्दीन साहब को, जब जिंदा जलाया जाता था आदमी को? मैं किशनगंज में अपने बड़े भाई का
बड़े भाई को अपने कंधा पे लाद के चले, कंधा पे लाद के इन लोगों के तस्लीम साहब के राज में जो मेरे बड़े भाई साहब को रास्ता में मार के गिरा दिया था, मैं बड़े भाई साहब को नंगा बदन अपने कंधा पर लेके हॉस्पिटल दौड़ा खुद अकेले। उस राज को भूल जाते हैं। अभी गिनती बताते हैं, एनडीए के सरकार आने के बाद बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सुधार है। ये लोग क्या बताएंगे, आज बता रहे हैं मकान जंगल राज का मुद्दा आप कह रहे हैं कि अपने भाई को हमने आप सवाल पूछे हैं, जो पूछ चुका है वो नहीं, जो नहीं पूछे हैं खड़े हो जाइए। हाँ, हम इन लोग से पूछना चाहते हैं महागठबंधन से कि विकास नहीं मिला क्या? अगर से विकास नहीं मिला तो आज आप यहाँ पे इस मंच पे खड़े नहीं होते। ये 20 साल की जो सरकार हम लोग की चली है, ये विकास ही दे रही है आपको। विकास मंच बनवाया है हमने, पैसा खर्च हुआ है एबीपी का, आप कह रहे हैं विकास की बता रहे हैं मैडम, 2 तरह की बीमारी होती है। एक बीमारी होती है रतौंधी, जिसमें रात में दिखता नहीं है, और जब इलेक्शन के टाइम आता है ना तो इन लोग को हो जाता है दिनौंधी, दिन में नहीं दिखता। ना विकास दिखेगा, ना शिक्षा दिखेगा, ना रोजगार दिखेगा। किशनगंज का विकास हुआ है एकदम। किस मामले में? वो लोग बता रहे हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर नदारत है। कौन बोलता है कि पीछे से आपने सुना नहीं? आप अस्पताल जाइए, अस्पताल में इलाज हो रहा है। क्यों नहीं इलाज हो रहा? हर जगह सब कुछ मिल लिया, पूरा इलाज हो रहा है। थोड़ा पीछे की तरफ। मैडम, किशनगंज को इतना विकास हुआ है मोदी जी का राज में। आज सदर अस्पताल में रात को 12 बजे भी जाइएगा आपको पोस्टमार्टम होगा। 3 बजे पोस्टमार्टम क्यों कराना है? लेकिन क्यों बोल रहा है जो आप कह रहे हैं आपको पोस्टमार्टम कराना है, क्यों कराना है? मेरा मैं तो डॉक्टर है, एक जिंदा हूँ, डॉक्टर है, लेकिन आदमी को आंख में काला चश्मा लगा हुआ है। किशनगंज का विकास, इधर वाले लोग भी पहले इलाज चाहिए कि पहले पोस्टमार्टम होना चाहिए? बताइए कितना गलत बात है। मुझे इलाज चाहिए, मुझे पोस्टमार्टम नहीं चाहिए। 12 बजे भी बैठे झगड़ा नहीं, बैठे झगड़ा नहीं। मैडम, मेरा सवाल ये है, मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ जो आपसे मुलाकात हुई। मैं ये कहना चाहूँगा, अरे खामोश होइए, आराम से सुनिए, आवाज सुनिए प्लीज। आप ही का मुद्दा उठा रहे हैं, सुन लीजिए इनका मुद्दा क्या है, सुनिए। बोलिए। इस साल नीतीश जी रहे बहुत बढ़िया, लालू जी भी रहे बहुत बढ़िया, सबकी बात करते हैं। भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार। एक दाखिल खारिज रसीद बनाने चाहिए 5,000 मांगता है, कर्मचारी 10,000 मांगता है, नहीं तो नहीं होगा, फाड़ के फेंक देता है। हॉस्पिटल जाइए, बच्चा डिलीवरी होता है, वहाँ दीजिए 1,000 रुपया, वहाँ दीजिए 500 रुपया। क्या हुआ भ्रष्टाचार? ये भ्रष्टाचार 20 साल से हो रहा है। भ्रष्टाचार यहाँ पर चरम पर है। भ्रष्टाचार में जाऊँ मैडम, भाई साहब ने कहा कि किशनगंज में स्वास्थ्य की बहुत, यहाँ पे डॉक्टर नहीं रहता है। मैडम, पहले यहाँ किशनगंज के सदर अस्पताल में सीटी स्कैन नहीं होता था, अभी आपको सीटी स्कैन होता है। और वहाँ पे डॉक्टर की इतनी अच्छी सुविधा है कि सबसे पहले तो वहाँ पे जाके ये भाई साहब लोग देख ले कि सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों का इलाज वहाँ पे हो रहा है। 70% लाइन में इन्हीं लोग खड़े रहते हैं। इन्हीं लोगों का इलाज मतलब क्या? 70% इन्हीं लोग का इलाज होता है। और ये उनकी आबादी ये तो 68% से ज्यादा है, तो यकीनन मैडम इलेक्शन को लेके ये बरगलाने का काम कर रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं रहता। आप खुद जाके देख लीजिए ना भाई साहब की डॉक्टर रहता है कि नहीं। झूठ। ठीक है, थोड़ा पीछे जाएंगे, बाकी लोग भागिए नहीं, सवाल पूछिए। बोलिए, क्या है मुद्दा आपके इलाके का, बताइए। मैडम, आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत बधाई, और आपका मैं फेसबुक में फ्रेंड भी हूँ। थैंक यू। अजय शर्मा नाम हुआ मेरा, ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ये लोग बोल रहे हैं, तो स्थानीय विधायक और स्थानीय जो एमपी है वो क्या कर रहे हैं? उनको तो धरना प्रदर्शन जो भी उनका काम है उनको करना चाहिए, चाहे विरोधी के हो या मतलब बिल्कुल चुनी तो जनता ने उनको है ना। ठीक है, ये बिल्कुल बड़ा सवाल है, मैं लेकर। हाँ, तो चाहिए कि यहाँ के स्थानीय विधायक जो है, एमपी है, उनको इस मुद्दे पे जो है कदम उठाना चाहिए और उनको विरोध करना चाहिए, उनको धरना प्रदर्शन देना चाहिए। इसमें जनता की ओर से उनको हर अच्छे काम के लिए उनको मतलब हर ऑफिसर को क्या है माहौल फिर किशनगंज का माहौल? तो यहाँ पे सिर्फ ये बस बीजेपी को हराओ और बाकी को जीतो। बीजेपी को हराओ वाला माहौल है। हराएगा कौन? ये बस वो वन साइडेड होता है। जब भी हुआ है यहाँ चुनाव, वन साइडेड चुनाव होता है। वन साइडेड चुनाव है। पिछली बार तो ओवैसी साहब ने कड़ी टक्कर दी थी यहाँ पर, वन साइडेड कहा था चुनाव, जीता था, लेकिन उनका जो कैंडिडेट था उनके साथ धोखाबाजी किया, वो अच्छी बात तो नहीं है। वो उनके साथ धोखेबाजी कर गए ओवैसी साहब। बताइए कौन हल्ला कर रहा था? खड़े हो जाओ भैया, क्या है सवाल, बताओ। सवाल ये है कि मोदी जी का कहना था कि अच्छे दिन आएंगे, दूसरा ये है कि सबका साथ सबका विकास, तीसरा ये है कि हम सबके साथ रहेंगे, लेकिन यहाँ सीमांचल में वो सबके साथ नहीं है। किसके साथ हैं वो? यहाँ ज्यादातर वो देख रहे हैं कि मतलब धर्मवाद पर है वो। मतलब
धर्मवाद की राजनीति बीजेपी करती है। थोड़ा इधर वालों के पास बताइए, क्या है मुद्दा? खड़े हो जाइए, क्या है आपके इलाके का मुद्दा? आप नहीं बोलेंगे, इधर आ जाइए। मेरा सवाल सीधा ठगबंधन है, गठबंधन की सरकार से है। यहाँ पे ये लोग सिर्फ वोट लेता है मुसलमान का, कुछ नहीं करते हैं। ये लोग सरकार में आए थे आरजेडी का, तो ना रोजगार दिया मुसलमानों को, ना कोई विकास किया। क्या किया किशनगंज से? सिर्फ किशनगंज से इन लोग को वोट चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। किशनगंज का विकास होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए इस बार हम लोग सिर्फ सिर्फ पतंग लड़ाएंगे। ओ पतंग वाले फिर उधर चले जाते ना खिसक के, ये भी तो एक दिक्कत की बात है। जीतेंगे आपके उस पे नंबर पे और चले जाएंगे उधर। पतंग वाले खिसकते नहीं है, इनको खरीद लिया जाता है। ठीक है, खरीदता कहते हैं लालच देकर। तो ये क्या है? ये आरजेडी का मानसिकता है कि मुसलमान की वोट चाहिए, मगर क्या आदत नहीं चाहिए मुसलमान का इन लोग को। मुसलमान को दड़ी बिछाएंगे, मतलब मुसलमान से दड़ी बिछवाएंगे। देखिए इधर आ जाइए, क्या है मुद्दा? मैं एमडी मुबश्शिर आलम, सबसे पहले मैं किशनगंज की धरती पर आपका स्वागत है मैडम। कि मैडम देखिए, जब से मोदी सरकार 2014 से लेके अब तक सत्ता में बैठे हैं, सिर्फ देश के जनताओं को बुर्बक बनाने के काम कर रही है। और उनके साथ साथ ये पलटू राम चचा, नीतीश चचा, ये सटिया गए हैं, मानसिक हालात से सटिया गए हैं। अभी क्या देख रहे हैं, आईएएस ऑफिसर उसको पहना रहे हैं, वो उल्टा उनको पहना रहे हैं। समझे? अब इनको ज़रूरत नहीं है, बिहार के जनताओं को अब ज़रूरत नहीं है। बिहार के जनता पढ़े लिखे, दानिशमंद, अक्लमंद है, अब होशियार हो चुका है, जाग चुका है। इस बार मिट्टी से इस तरीके से उखाड़ फेंकेंगे नीतीश सरकार को कि पता ही नहीं चलेगा। महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। इसलिए बिहार की जनता, पढ़े लिखे युवा जो पढ़े लिखे हैं, मोदी सरकार कहते हैं कि आप जाइए बाहर में पकौड़ा बेचिए। क्या इस दिन के लिए युवा पढ़े हैं, जवान पढ़े लिखे हैं, इस दिन के लिए पकौड़ा बेचने के लिए? मैडम सुन लीजिए पहले, आप लोग खुद जानते हैं कि देश में जब से मोदी सरकार आई है, सिर्फ नफरत फैलाने के काम कर रही है। हमारे श्री राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, तेजस्वी जी, लालू प्रसाद जी, ये जितने भी हैं, सब जो है लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र कहाँ खतरे में आ गया? आपके किशनगंज से कितने सालों से जीत रहे हैं आपके सांसद, बताइए? कांग्रेस के सांसद कितने सालों से? 65 साल से 99 छोड़ दे तो तकरीबन 65। मैं बता रहा हूं, मैं वो बिना वोट चोरी किए जीत रहे हैं। और कोई अगर दूसरी पार्टी का जीत जाए तो वोट चोरी, ये छत भी मेरी, पट भी मेरी, कैसे चलेगा? एक मिनट, आपके नेता जीते तो लोकतंत्र जीता, और उधर वाले अगर जीत जाए तो लोकतंत्र खतरे में है। ये तो गलत बात है ना नेताजी? सुनिए, देश में आज जो हालात जितने भी देख रहे हैं आप, चकमक दमक देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, कॉलेज देख रहे हैं, हॉस्पिटल देख रहे हैं, ये जितना भी विकास का काम देख रहे हैं, ये सब कांग्रेस का देन है। आपका मोदी जब से आया, ये देश को बेच के खाने का काम कर रहा है। ठीक है, खड़े हो जाइए, क्या बोल रहे हैं? आ रही हूँ उधर। सर जो बोले अभी, यूनिवर्सिटी कांग्रेस ने बनाया है। आप मेरे इलाका में चलिए, वहाँ अल्पसंख्यक की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है, जहाँ पे अभी अल्पसंख्यक के बच्चे पढ़ते हैं। आप यहाँ पे चलिए, आप बहादुरगंज के पास एक अल्पसंख्यक छात्रावास है, वहाँ पे कौन बच्चा पढ़ता है? अल्पसंख्यक का ही बच्चा पढ़ता है ना, माइनॉरिटी वाला पढ़ता है या छोटा कास्ट का बच्चा पढ़ता है। अगर भैया जी बोल रहे हैं कि सब कांग्रेस सरकार में हुआ है, तो ये सब बिल्डिंग फ्री का बना हुआ है, इसमें कुछ नहीं हुआ है। और शिक्षित आदमी अगर कह रहा है कि 9वीं फेल को हम लोग मुख्यमंत्री बना दे, तो फिर पढ़ लिख के तो बिहार में कोई फायदा है ही नहीं। मैम इधर आइए, इधर लेकर इधर आ जाइए। एक से आपकी बात हो गई दादा, नहीं, एक बार जो बोल चुका है दोबारा उसको, जिन लोगों से दोबारा पूछना है वो मंच पर खड़े हैं, ये गलत बात है। ये अलीगढ़ वाला मुद्दा लेकर गई थी मैं, भैया आराम से, उंगली दिखा के बात नहीं भैया, उंगली दिखा के, आराम से, तहजीब से, थोड़ा तहजीब से बताइए। मैं ये कहना, झगड़ा मत कीजिए हमसे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। और आप झगड़ा करेंगे फिर मैं भी फॉर्म में आ जाऊंगी ना, मैं चाह नहीं रही हूँ आपसे झगड़ा करूँ। मैं चाहती हूँ चित्रा त्रिपाठी जी यहाँ आई हैं, इनके आने से एक उपहार हो जाए। मैं एक सवाल लेना चाहूँगा यहाँ के एनडी भाजपा के लोगों से, ये लोग कब किशनगंज के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को फंड देने का काम करें? ये तो मैंने सवाल पूछा, दे देना चाहिए तुरंत, इसमें तो इंतजार करना नहीं चाहिए। शिक्षा के लिए तो हमेशा पैसा फंड खोल के रखना चाहिए, बच्चे पढ़ेंगे नहीं आगे कैसे बढ़ेंगे? हाँ हेलो, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, क्या नाम है? ये हमारा किशनगंज जो है बहुत ही विकास ये है पहले की तुलना में। आज चारों तरफ देखिएगा, स्कूल कॉलेज हर तरफ है। और मूल मुद्दा है क्या, जो आप जिसको वोट देते हैं, सवाल उससे कीजिए। सवाल हमको सरकार से नहीं करना है, वोट हम यहाँ जनप्रतिनिधि को देते हैं। ये सही बात है, जनप्रतिनिधि को, कांग्रेस को वोट दे रहे हैं और नीतीश जी से सवाल।
कांग्रेस के विधायक सांसद ने क्या किया? मैडम एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल आपका, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपको लाइव देख पा रहे हैं हम। सवाल ये है कि मैडम कि अभी फिलहाल अमित शाह जी हमारे जो गृह मंत्री है वो बोल के गए थे कि बिहार में जो है जमीन लायक नहीं है इंडस्ट्री बैठाने के लिए, तो यहाँ जमीनें कम है, उन्होंने कहा था कि जमीन कम है। तो मैं अपने सीमांचल क्षेत्र में उसको जगह देना चाहता हूँ, कहाँ पे इंडस्ट्री लाएंगे? अभी फिलहाल हमारे सीमांचल में कहाँ जगह है बताइए, हम आपकी आवाज पहुँचा दे रहे हैं। मैडम जब जमीन नहीं है, ये कुट्टी घाट से लेके बगलवाड़ी जो बगल में ये बचा हुआ महानंदा के बगल में ये पूरा जमीन बचा। किसकी जमीन है वो? ये पुलिस लाइन थोड़ी सी कितने 10 एकड़ में बन रही है भाई, यहाँ 100 एकड़ जमीन बचा हुआ है मैडम। 100 एकड़ जमीन बचा हुआ है इंडस्ट्री लगा। लाइव बता रहे हैं मैडम, मेरे पास वीडियो भी है, दिखा सकते हैं आपको हम, क्योंकि मैं काम दूसरे की जमीन पे तो कब्जा करवा के नहीं आप वहाँ पर इंडस्ट्री लगवा देना चाहिए। मैडम ये आपको बार प्लीज जगह मैडम खाली हो जाएगी, जगह अगर बना करके तो ये जगह खाली। उद्योग धंधे लगने चाहिए, उद्योग धंधे लगने चाहिए। पहले आपका किसान धरती पे स्वागत है। मेरा कहना ये है कि भाईजान ने बोले कि पकौड़ा बेचने के लिए मोदी जी का बात बोले, मैं यही बात बोलता हूँ। मैं ग्रेजुएट हूँ 1996 का, मेरी सब्जी की दुकान है, मैं सब्जी बेच के 50 से 60 हज़ार रुपया 70 हज़ार रुपये महीना में कमाता हूँ। रोजगार निकालना पड़ता है। आज किशनगंज जिला में 78% मुस्लिम है, लेकिन सारा फैसिलिटी उन्हीं लोगों को मिलता है। ये बात जान लीजिए। किनको मिलता है? मुस्लिम बिरादरी को मिलता है। अच्छा। हम लोग को कुछ नहीं मिलता, उसके बावजूद भी हम लोग। आप अल्पसंख्यक है यहाँ पर, ये कह रहे? नहीं है, मैं बहुसंख्यक हूँ। ठीक है, नहीं यहाँ किशनगंज में अगर वो 68% है तो फिर हिंदू आबादी कम हुई। वो अल्पसंख्यक हैं, सारा फैसिलिटी उन्हीं को मिलती है, उसके बावजूद भी ये लोग उनको जिताना नहीं चाहते हैं। आज देख लीजिए, गैस जब दिए हैं उनको, गैस सिलेंडर मिला, वो कभी किसी जाति पाति को देख करके नहीं दिए। वो घर दे रहे हैं, किसी जाति को देख के नहीं दे रहे हैं। वो कोई भी चीज का फैसिलिटी आता है पहले उन लोगों को मिलता है, उसके बावजूद भी ये लोग उनसे नाराज रहते हैं। नाराज क्यों रहते हैं जब सारी फैसिलिटी का फायदा उठा? मेरा सवाल है बीजेपी वालों से, जब 2014 में सरकार बनी थी बीजेपी की, तो यहाँ सिलेंडर 350 रुपया था, अभी 1000 रुपया है। पहले स्टील 3500 रुपया कुंटल था, अभी 6500 रुपया कुंटल है। पहले यहाँ पे बेरोजगारी 25% थी, अभी 65% है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि महंगाई बोले थे खत्म करेंगे, पहले अभी डीजल 70 रुपया था, अभी 120 रुपया है। महंगाई बहुत बढ़ गई। महंगाई बहुत बढ़ गई। महंगाई बहुत बढ़ गई। और कह रहे हैं कि हमको 10,000 रुपया जो देने का बात था खाते में, वो अभी तक नहीं बोला। चाचा ने कह रहा था आपको थोड़ी ना 10,000, महिलाओं को 10,000 मिला मैडम, महिलाओं को नहीं मिला, सबको नहीं मिला है। सबको नहीं मिला है। 1,41,00,000 महिलाओं को मिला है। खाली बिहार में कहाँ किसी को मिला मैडम? किसी को नहीं मिला। वो लोग आंकड़ा दे रहे हैं ना 1,41,00,000। वो लोग को कैसे बता देंगे मैडम, कैसे बता सके? घर में ऐसा तो नहीं कि पत्नी जी लेके और बताई ना हो कि मिल गया है पैसा? नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। पूरे गांव में, मेरे वार्ड में नहीं मिला किसी को। पैसा नहीं मिला है, खाली झूठ गलत बात। बताइए क्या है? बिहार IAS IPS देने वाला हमारा बिहार क्या इतना बदकिस्मत है कि 9th फेल को मुख्यमंत्री चुनेगा? चलिए और बताइए। खड़े इस बार बिहार की जनता चारा चोर लोगों को मौका नहीं देगी, और खासकर किशनगंज सीमांचल में एनडीए बहुत मजबूत है। चारों विधानसभा सीट पर हमारी जीत। 2 लाइन में जल्दी से अब कार्यक्रम का आखिरी हिस्सा बच चुका है। 2 लाइन आपके लिए, बीजेपी के लिए सवाल पूछा गया, वहां पर बताइए। बार बार पैसा मांगा जा रहा है AMU। देखिए, आप वोट देंगे MIM को, वोट देंगे महागठबंधन को, और जनप्रतिनिधि चुनेंगे आप विपक्ष के नेताओं को, और फैसिलिटी मांगेंगे हमसे, वो नहीं हो सकता है। अगर आप MIM की बात करते हैं तो मैं इस पटल से बोलना चाहता हूँ, MIM ही नहीं BHU भी आएगा। एक बार NDA पे भरोसा कीजिए, और यहाँ पे हमें एक बार चुनाव जिताने का मौका दीजिए। सरकार का सहयोगी भी नहीं है, सरकार के बाहर रहिएगा और फैसिलिटी उत्तम दर्जे का पाइएगा। वो दो तरफा बात नहीं होती। यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा है, आपके विधायक और सांसद मुद्दा तो उठाते नहीं है। वहाँ पर अगर भ्रष्टाचार किशनगंज में स्थानीय स्तर पर है, तो आपके बड़े बड़े नेता जो पदों पर बैठे हुए हैं क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार दूर करने के लिए कदम क्यों नहीं उठा रहे? मैं विस्तार से हर एक बात का जवाब दूंगा। आप ये बताइए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, राइट टू एजुकेशन किसका बिल लाया हुआ है? मनरेगा किसका लाया हुआ है? भूमि अधिग्रहण बिल किसका लाया हुआ है? आप बताइए ना मुझे। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। और भ्रष्टाचार वाकई में हमारे भाई लोग जिसने मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार सीमा पर चरम पर है। हर एक काम के लिए हमें घूस देना पड़ता है। हर कर्मचारी झोला फैला करके घूस मांगते हैं। 100 रुपया नहीं, 500 रुपया नहीं, लाखों रुपया के घूस मांगते हैं। आज यहाँ पर नगर परिषद में आपका जो होल्डिंग टैक्स है सबसे ज्यादा है, बिजली का यूनिट रेट सबसे ज्यादा है। वक्त हमारे पास कम है, जल्दी जल्दी इन लोगों से मैं जवाब ले लेती हूँ। वो आरजेडी MP और MLA पे सवाल उठाए हैं, तो मैं आपके पास। अरे मैंने नहीं, जनता ने पूछा है कि सांसद आपका 65 साल से विधायक आपका काम क्यों नहीं कर?
बिल्कुल, मैं उन भाइयों को जवाब देना चाहता हूं। आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है और जितने भी एमपी हैं बिहार में, और उस बिहार के एमपी का आप तुलनात्मक कर लीजिए, 4 गुना ज्यादा हमारे एमपी ने काम किया। चलिए अब आपने सवाल सुन लिया। इस इलाके के जो माइनॉरिटी के भाई लोग अभी सरकार को बोल लेने दीजिए, भ्रष्टाचार सवाल पर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। जमीन पर हाथ देख करके सोचिए, जो नीतीश कुमार ने आपके विकास में कहां बाधा बना, आपको विकास से कहां महरूम रखा। मदरसा के महतरीमों को 3,000 4,000 रुपये ठगबंधन की सरकार तनख्वाह देते थे, और मेरी सरकार ने अकलियत को शिक्षा बराबर मिले, ज़्यादा शिक्षित किया जा सके, एक एक मदरस को 30,000 40,000 रुपये का तनख्वाह दे रही है, और तमाम मदरसों को सजा करके अकलियत समाज के बच्चों को देश के पैमाने पर कंधे से कंधे के लिए बराबर खड़ा। मेरे पास वक्त कम है, 2 लाइन में जल्दी से। 2 लाइन में तो हो नहीं पाएगा। तो वो लोग ब्रेक ले लेंगे बिना हमको बताए फिर। शोषित को शासक बना दिया, इसीलिए लोग जंगल राज बोलते हैं। पहली बात ये समझ लीजिए, और ये बताने का काम करे, या 5 किलो अनाज देके 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, ये भाजपा वाले बताने का काम करे। जो CAG का रिपोर्ट आया है, आप पंचायती राज विभाग का 28,154 करोड़, शिक्षा विभाग का 12,000 करोड़, शहरी विकास का 11,000 करोड़, और कृषि विभाग में हर दिन जो डाटा है कि एक व्यक्ति किसान आत्महत्या कर लेता है, तो इसका जवाब कौन देगा? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। इन लोगों को तो पता होना चाहिए, RJD के लोगों को, और मेरा साथी बता रहा है बार बार कि इसको पता, सब्जी का पता। इधर सुनिए, झगड़ा नहीं। मधुबनी में फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से हमारा नेता मखाना उद्योग का लगा दिया है, मतलब वो हो गया है, बोर्ड भी बन गया, सब बन गया। अब एक्शन इन लोगों को समय नहीं है, वरना एक लोगों को पता होना चाहिए। किशनगंज से जब पटना हम लोग जा रहे थे, 18 घंटा से अधिक लगता था उस समय, अभी हम 4 घंटा में जा रहे हैं। इन लोग शर्म से क्लोजिंग कमेंट। जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, बार बार MLA और MP का नाम आ रहा था, विकास नहीं किया, लेकिन मेरे एक असेंबली में MLA अकेले हैं, विपक्ष भी नहीं है, लेकिन हमारे MLA अख्तर ईमान साहब ने अमौर में आज़ादी के बाद से वहाँ पर कांग्रेसी ने ठगा है लोगों को। हमारे MP साहब ने 800 करोड़ का काम करवा, विकास करवाया, और 3 अरब का एक पुल बनवा दिया। ये है विकास, ये है डेवलपमेंट। 3 अरब का 2 अरब 87 करोड़ का एक पुल बनवा है महानंदा में। 2 अरब 87, क्या बोल रहे हैं? 2 अरब 87 करोड़ का, इतना बहुत ज्यादा पैसा हो गया ये तो। नहीं, इन्होंने हक छीन के लाया। मैं ये कहना चाहता हूँ MLA MP। फिलहाल किशनगंज के लोगों का बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जोरदार तालियां बजा लीजिए खुद के लिए। सीमांचल का ये बेहद सुंदर इलाका, आपको बताते चले बिहार में चेरापूंजी की तरह आप इसको जान सकते हैं। मौसम यहाँ वगैरह इस तरह का रहता है, लेकिन राजनीति के मिजाज में मौसम क्या बदलेगा या वैसा ही रहेगा जैसा 2020 में हमने देखा था, इस पर रहेगी ABP न्यूज की नजर। अभी के लिए सीमांचल के किशनगंज से दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।